नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रवि प्रकाश है। मैं इस पेशे में पिछले 10 साल से हूँ। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम फिर से एक बेहद ही कॉमन कंडीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को दो और नामों से जाना जाता है, मेरी स्ट्रम्पल डिजीज़ एंड बैक्टीरियस डिजीज़। अगर हम इसको स्प्लिट अप करें तो एंकाइलोस का मतलब होता है स्टिफनेस, स्पॉन्ड वर्टिब्रा के रेफरेंस में बोला जाता है, और जो आइटिस है उसका मतलब इन्फ्लेमेशन होता है। सो ये एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो कंडीशन है दोस्तों, यह एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। धीरे धीरे बढ़ते रहता है, इसमें दर्द होता है, धीरे धीरे आपको स्टिफनेस आती है, बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस बीमारी को कमर का गठिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो दर्द है पहले कमर से ही शुरू होता है। जनरली ये आपको 15 से 45 के एज में देखने मिल जाता है। मोस्टली अगर देखा जाए तो जो मेल्स होते हैं, मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। मतलब आदमियों में अगर रेशियो के हिसाब से आप जाएं तो 3:1 का रेशियो होता है। जो अब ये कैसे आपके बॉडी को अफेक्ट करता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, बट उसके पहले आपको स्पाइन का एनाटॉमी जानना ज़रूरी है। सो अगर आप देखें तो ये हमारा स्पाइन का मॉडल है। इसमें गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं, इधर बीच में 12 होती हैं और लास्ट में 5 होती हैं। तो इसको सर्वाइकल वर्टिब्रेस बोलते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रेस और लंबार वर्टिब्रेस। यहाँ पर हमारा सेक्रम है और लास्ट में हमारा टेल बोन है, जिसको हम कॉक्सिक्स बोलते हैं। अगर आप देखें तो हर हड्डी के बीच में आपको एक गादी दिख रही होगी, जिसको हम डिस्क बोलते हैं। ये इंटरवर्टिब्रल जॉइंट बनाता है, क्योंकि वर्टिब्रे के बीच में है। दूसरा जो है, ये साइड में जो आपको जॉइंट्स दिख रहे हैं, ये फेसिटल जॉइंट्स, इसको फैसिटल जॉइंट्स बोला जाता है। सो ये भी एक प्रकार का जॉइंट है। तो जनरली जो हमारा एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, उसमें अगर देखा जाए तो ये डिस्क पूरी तरह से सूख जाता है और हड्डियाँ फ्यूज़ होने लगती हैं, एक दूसरे से पूरी जकड़ जाती हैं। इवन यहाँ पर भी अगर आप देखें, फैसिटल जॉइंट में भी सेम चीज़ें होती हैं। तो हमारा जो मूवमेंट होता है आगे झुकने का, पीछे जाने का, वो सब मूवमेंट ना के बराबर हो जाता है। पूरा फ्यूजन की वजह से आपकी मूवमेंट एकदम बंद हो जाती है, जो कि आपको एडवांस स्टेज में देखने मिलता है। ऐसा नहीं है कि एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सिर्फ कमर को ही अफेक्ट करता है। आपके हिप जॉइंट भी अफेक्ट हो सकते हैं, आपका एल्बो हो सकता है, नी हो सकता है, थोरैक्स हो सकता है, आपका नेक अफेक्ट हो सकता है। जैसे जैसे ग्रेजुअली प्रोग्रेस होता है तो आपको मल्टीपल जगह पे वो सिम्टम्स दिखते हैं। आइए दोस्तों, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से जुड़े सिम्टम्स के बारे में समझते हैं कि वो क्या क्या लक्षण दिखाता है, आपको क्या क्या प्रेजेंटेशंस होती हैं। सबसे पहला कंप्लेंट ये होता है कि आपको कमर में पेन होता है, लोअर बैक एरिया में आपको पेन होता है। दूसरा, मोस्टली जो ये दर्द होता है ये रात में ज़्यादा होता है। अगर आप देखें तो 3-4 बजे के आसपास आपकी नींद खुल जाती है, और जब आप सुबह उठते हैं तो मॉर्निंग स्टिफनेस होता है। वो जो स्टिफनेस है 30 से 45 मिनट तक लास्ट करती है। धीरे धीरे आप कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस करते हैं या वॉक करते हैं, बेसिक एक्टिविटीज़ करते हैं, तो धीरे धीरे वो स्टिफनेस कम होते जाती है और आपको थोड़ा बेटर फील होता है। बहुत सारे लोगों को बेड पर टर्न करने में भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं फ्रेंड्स। जैसे बहुत लोगों को वेट लॉस होता है, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं फीवर, बहुत लोगों को भूख नहीं लगती है, फटीग होता है, मतलब उनको जल्दी थकान लगने लग जाती है। इसके अलावा अगर आप देखें, जो हमारे जो कमर के एरिया में डिम्पल्स है, उस एरिया में स्पेसिफिक पॉइंट्स पे लोग पेन का कंप्लेन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें तो एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं एंथेसिस। एंथेसिस में मसल में फ्यूजन होने लगता है या बोन टू बोन फ्यूजन होने लग जाता है, जिसकी वजह से स्टिफनेस आने लग जाती है, या फिर मसल टू बोन में फ्यूजन होने लग जाता है। दूसरा जो कंडीशन है जिसको डक्टाइलिटिस बोलते हैं, या इसको सॉसेज फिंगर्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपके फिंगर्स में या टोज में सूजन आने लग जाती है। तीसरा जो कंडीशन होता है यूवाइटिस। यूवाइटिस मतलब आपके आईज़ में रेडनेस आने लगती है, आपको जलन होती है। और बहुत एडवांस स्टेज में अगर आप देखें तो ये जो वर्टिब्रेज है हमारे, वो सारे फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूजन की वजह से धीरे धीरे जो इनका नॉर्मल शेप होता है, जैसे सर्वाइकल है सी शेप्ड होता है, लंबार सी शेप्ड होता है, तो धीरे धीरे वो स्ट्रेट हो जाते हैं। तो हम उसको बैम्बू स्पाइन बोलते हैं, जो कि आप एक्सरे में क्लियरली वो दिख जाता है। अब आइए इसके कॉजेज़ के बारे में समझते हैं। इसके जो कॉजेज़ हैं वो एक्चुअली ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये इसका
कॉज आप ढूंढ नहीं सकते। आप एक तरह से बोल सकते हो कि ये इडियोपैथिक बीमारी है। इसमें जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन्वॉल्व होता है वो एक जीन होता है जिसको हम HLA-B27 बोलते हैं। सो HLA-B27 ब्लड के थ्रू टेस्ट किया जाता है, और ऐसा नहीं है कि अगर आपको HLA-B27 पॉजिटिव आया तो आपको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो ही, ज़रूरी नहीं है। बट 90% केसेस में जिनको एंगस्पॉन्ड होता है उनको HLA-B27 पॉजिटिव आ जाता है। काफ़ी लोग एक बार टेस्ट किए होते हैं, HLA-B27 पॉजिटिव आ गया, फिर उनको 6-8 महीने में फिर से वो रिपीट करते हैं। तो वो टेस्ट को रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। वो एक जीन है, अगर वो एक बार पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव ही रहने वाला है। तो उसको बार बार टेस्ट करके कुछ मतलब नहीं है। आइए समझते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। तो आप ब्लड के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो जनरली CBC किया जाता है जिसमें ब्लड सेल्स काउंट पता किया जाता है। दूसरा जिसमें हीमोग्लोबिन जनरली कम आता है। आपका जो ESR है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, वो थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। आपका CRP बढ़ा हुआ रहता है। दूसरा जो है फ्रेंड्स, आप एक्सरे कर सकते हैं। एक्सरे एडवांस स्टेज में आपको एक्सरे में वो मोस्टली आपको एक तरह से समझिए वर्टिब्रेस फ्यूज्ड हुए दिखेंगे, या आप SI जॉइंट का अगर आप एक्सरे निकालते हैं तो वहाँ भी वो जॉइंट स्पेस जो है उसमें काफ़ी रिडक्शन दिखेगा। सबसे बेस्ट इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो MRI होता है। अगर आप MRI कराते हैं तो उसमें जो आपका बाइलेटरल SI जॉइंट है, ये जो एरिया है जहाँ पे हमारे डिम्पल्स होते हैं, ये जो SI जॉइंट है वो इन्फ्लेम्ड होता है। तो वहाँ पे आपको स्पेस रिडक्शन दिखेगा, इन्फ्लेमेशन दिखेगी, जिसको हम सैक्रोइलियाटिस बोलते हैं। तो उससे कंफर्म होता है कि आपको ये है। बट और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, खाली एक पैरामीटर्स के ऊपर आपको एंगस्पॉन्ड डायग्नोज नहीं होता है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको कंसिडरेशन में रखनी पड़ती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको सीवियरिटी पता करनी है कि आपको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलिटिस कितना सीवियर है, कितना माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है, तो आप उसके लिए एक स्केल होती है फ्रेंड्स जिसको बासमी स्केल बोला जाता है। एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट या रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाकर वो लोग वो स्केल मेजरमेंट करते हैं। एक्चुअली वो 5 पैरामीटर्स है, उसमें 5 टेस्ट हैं जो करके बताया जाता है कि आपकी सीवियरिटी कितनी है एंगस्पॉन्ड की। सो उसमें जो मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट उसमें जो 5 पॉइंट्स हैं वो बहुत अहम होते हैं कि 5 एक्टिविटी आपको करा के देखी जाती है। एक में क्या होता है, आपको यहाँ से, इसको ट्रिगर्स बोला जाता है, यहाँ से वॉल का डिस्टेंस मेजर किया जाता है। दूसरे में क्या होता है, आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करके देखा जाता है कि आप कितना मुड़ सकते हैं। आपको साइड से बेंड करके देखा जाता है कि आप साइड से कितना मुड़ सकते हैं। फिर आप सोए रहते हैं, आपको पैर स्प्लिट करके देखा जाता है कि आपका जो अंदर की हड्डियां हैं उनके बीच में कितना गैप है। 5वां जो है, आपका जो गर्दन है, गर्दन को रोटेट करके एक बबल गोनियोमीटर आता है, उसकी मदद से देखा जाता है कि आपका गर्दन कितना मुड़ रहा है। तो वो ये सारे पैरामीटर्स को चेक करके पता चल सकता है कि आपका जो एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है वो कितना सीवियर है। इसके अलावा कई सारे इसमें स्पेशल टेस्ट भी होते हैं फ्रेंड्स। स्पेशल टेस्ट मतलब क्लिनिकली जो हम करते हैं डायग्नोज करने के लिए। अगर उसमें देखा जाए तो एक टेस्ट है जिसको गेन्स-लेंस टेस्ट बोलते हैं। आपका दूसरा फेबर टेस्ट होता है, पेल्विक कंप्रेशन टेस्ट होता है, SI डिस्ट्रैक्शन टेस्ट होता है। ऐसे टेस्ट होते हैं जिसके बेसिस पे पता चलता है कि आपको वो पर्टिकुलर SI जॉइंट में पेन है कि नहीं, आपको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है कि नहीं। जैसे कि हम बोलते हैं कोई भी बीमारी में अगर आप उसको अर्ली डायग्नोज करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। डिजीज़ को प्रोग्रेस होने से बचा सकते हैं, या फिर आप एक तरह से मेंटेन कर सकते हैं, उसको फर्दर वर्सनिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो जो एंटी इन्फ्लेमेटरीज होते हैं, एनसेड्स होते हैं, वो सब मेडिसिन वगैरह आपको ले लेनी चाहिए। एंड साथ में आप अक्यूट स्टेज में ही आपको एक्सरसाइजेज स्टार्ट करनी है ताकि वो धीरे धीरे आपके वर्टिब्रेस और अदर जॉइंट्स फ्यूज ना हो, जिसमें स्टिफनेस ना आए। तो आपको अर्ली स्टेज में ही वो पता चल जाएगा कि आपको ये चीज़ों से कितना फ़ायदा हो रहा है। ज़्यादा एडवांस स्टेज में लोग स्टेरॉइड्स देते हैं, मीथोट्रेक्सेट देते हैं, या फिर डीमार्स देते हैं। आपका जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन कितना सीवियर है। तो कहा जाए कि सीवियरिटी के ऊपर आपका ट्रीटमेंट पूरा बेस्ड है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो अभी तो बायोलॉजिक्स करके इंजेक्शंस निकले हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं फ्रेंड्स, वो भी आप ले सकते हैं।
अगर आप एडवांस स्टेज में हैं, आपको बहुत तकलीफ़ है, आपका एक्सरसाइज से कुछ नहीं हो रहा है, आपका दूसरे अदर मेडिकेशन से कुछ नहीं हो रहा है, तो आप उस चीज़ के लिए जा सकते हैं। बट अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रोल एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एक्सरसाइजेस का है। जितना आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना आपको पेन कम होगा। जो एक्सरसाइजेस हैं फ्रेंड्स, वो हफ्ते में अगर आप 3 बार भी करते हैं अच्छे से तो चलेगा, अगर आप एडवांस स्टेज में नहीं है तो। अर्ली स्टेज है, आप हफ्ते में 3 बार कीजिए। अगर बहुत सीवियर कंडीशन है तो आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइजेस में बेसिकली आपको मोर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचेस वगैरह ज़्यादा उस पर ध्यान देना है। स्ट्रेंथ आपको मेंटेन रखना है, आपको बहुत ऐसे मसल बिल्डिंग पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ मोर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज ही करनी है। क्योंकि क्या है, अगर आप देखें तो आपका लोअर स्पाइन पहले इन्वॉल्व होता है, धीरे धीरे थोरेसिक इन्वॉल्व हो जाए तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी होने का चांस रहता है। तो आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आपको अपने जो रूटीन है उसमें इनकॉर्पोरेट करना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज़ आपको यहाँ पे एक बैंड लगाना है। अगर बैंड नहीं है तो घर में अगर दुपट्टा वगैरह है वो लगाकर आप अपने काफ को इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। अपनी तरफ पुल करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ना है। ऐसे 3 से 4 दफ़ा करना है। सेकेंड एक्सरसाइजेस, आपको नी लॉक्ड रखना है और स्ट्रेचिंग स्ट्रैप को अपनी तरफ ऐसे पुल करना है। आपको हैमस्ट्रिंग में, मतलब ये वाले हिस्से में खिंचाव महसूस होना चाहिए। आप पुल करके रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी 3-4 बार कर सकते हैं। और आपका दूसरा पैर उठना नहीं चाहिए। बहुत लोग जब ये करते हैं तो दूसरा पैर उठ जाता है, वो उठना नहीं चाहिए, वो एकदम स्ट्रेट ही रहना चाहिए। 6 7 8 9 10। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस, आपको ऐसे लेग्स स्प्लिट करना है, एक नी को दूसरे एंकल की तरफ रीच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस, आपको ऐसे कमर उठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे रखना है। इसको 10 टाइम्स करना है। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगर आपसे पूरा नहीं हो रहा है तो आप आधा भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैक के नीचे, मिड बैक के नीचे आप पिलो रख सकते हैं और पिलो रख कर धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको नेक के नीचे भी कुछ सपोर्ट रख सकते हैं। एंड देन आपको पूरा आर्म को ऊपर लेना है पीछे की तरफ और फिर वापस आना, पीछे की तरफ ले जाना है और वापस आना। इस एक्सरसाइज में आपको आर्म का मूवमेंट भी करना है और आपको ब्रीदिंग भी कोऑर्डिनेट करना है। तो जब भी आप सांस लेंगे, नाक से सांस लेनी है, पूरा हाथ ऊपर जाएगा और फिर मुंह से फूंक मार के छोड़ना है। अब ये चीज़ ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो प्रिवेंशन, हमेशा हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बट ये ऐसा डिजीज़ है जो पता नहीं होता है कि कब किसको हो जाएगा। सो अगर आपको डायग्नोस हो गया है तो आप इसको प्रिवेंट तो नहीं कर पाए। सो आप जो हो गया है आप उसको फर्दर वर्सनिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। मोर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करके आप उसको धीरे धीरे बढ़ने से रोक सकते हैं। जो बासमी स्केल मैंने बोला है और जो 2-3 टेस्ट, 3-4 मैंने स्पेशल टेस्ट बोले हैं, उसके लिए स्पेसिफिकली मैंने एक वीडियो बनाई है। मोस्टली ये कॉमन पॉपुलेशन के लिए नहीं है, आप मोस्टली जो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा।